हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम यूपीएससी सिलेबस में दिए गए यूनिट 6 के अंतर्गत यानी कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो आपका दिया हुआ है यूनिट 6 में, उसमें एक विषय है शास्त्रीयतावाद यानी कि क्लासिसिज्म। तो आज मैं आपको इसी टॉपिक पे करवाने वाली हूँ। तो ये चीज़ क्या है, इसके बारे में आज आप सभी को मैं डिटेल में बताऊँगी और परीक्षा के लिए सारे ही टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए इस बारे में हम पढ़ते हैं कि ये चीज़ क्या है। तो शास्त्रीयतावाद पाश्चात्य काव्य शास्त्र के में जो है किया गया पहला काव्य आंदोलन है। ये यूनान और रोम के दो महाकवियों यानी कि होमर और वर्जिल के बीच व्याप्त है। तो इसकी जो समय है वो होमर से लेके वर्जिल के बीच तक का है शास्त्रीयतावाद का। शास्त्रीयतावादी विचारधारा के निर्माण में यूनान रोम की जीवधारी संस्कृति, सभ्यता, जीवन दृष्टि, साहित्य कला, मानव मूल्य, साहित्य सर्जनात्मकता का सम्मिलित योगदान रहा है। तो यूनान और रोम की जो संस्कृति है उन सभी का मिलान आपको इस शास्त्रीयतावाद में मिलता है। यह कृति एवं कृतिकार की चिरंतर महिमा का शाश्वत मानक एवं आदर्श है। अब ये जो अवधारणा है शास्त्रीयतावाद की वो कहाँ से आई है, इसका अर्थ क्या है, तो चलिए इसके बारे में आप सभी को मैं बता देती हूँ। तो शास्त्रीयतावाद शब्द अंग्रेजी के क्लासिक और इज्म का हिंदी नाम है। तो यानी कि क्लासिसिज्म जो है उसी का हिंदी नाम जो है आपका शास्त्रीयतावाद है। तो यहाँ क्लासिक शब्द का अर्थ है उच्च साहित्य, ग्रीक एवं लैटिन या संस्कृत साहित्य, उत्कृष्ट ग्रंथ, ग्रीक एवं लैटिन का विद्वान पंडित तथा संस्कृत का निष्णात विद्वान। तो उच्च क्लासिक यानी कि उच्च साहित्य की बात यहाँ की गई है या उच्च विद्वान। तो ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में क्लासिक का जो अर्थ दिया है वो ये है कि शास्त्रवाद से संबंधित अथवा प्रथम श्रेणी के मानदंड के रूप में स्वीकृत प्रतिमान, इस तरह इज्म। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा कि जो भी प्रथम श्रेणी का, उच्च श्रेणी का जो भी मानदंड है किसी भी चीज़ जिसको सभी ने स्वीकार किया है। और इसी तरीके से इज्म का जो अर्थ है वो है वाद यानी कि विचारधारा के रूप में रूढ़ हो चुका है। तो ये आपका क्लासिसिज्म यानी कि शास्त्रीयतावाद का अर्थ था। तो शास्त्रीयवादी साहित्यकार के लिए विवेक, संयम, शालीनता और उदात्त भावनाओं जैसे गुणों को आवश्यक गुण बताया गया है। शास्त्रीयतावाद सनातन सिद्धांतों का प्रतिपादक है जो मनुष्य से उसकी सर्वोत्तम कला प्रतिभा का अभिव्यंजन करवाता है। वह कलात्मकता, रूपात्मकता और सानुपातिक सामंजस्य से तैयार रसायन है जिसमें युग युगांतर को रसमग्न, प्रेरित एवं आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो निहित होती है। शास्त्रीयतावाद ज्ञान का संगठित रूप है जिसकी शैली वैज्ञानिक होती है। देखिए सारे ही पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये मेरे ही द्वारा बनाए गए इस विषय के नोट्स हैं, आपके लिए लाभकारी हैं। तो सारे ही पॉइंट्स आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इसमें जीवन और जगत के प्रति बौद्धिक चिंतन पाया जाता है जो हृदय और मनुष्य के बीच सामंजस्य पर जोर देता है। अब बात करते हैं कि शास्त्रीयतावाद के प्रमुख विचारक कौन हैं और उनके द्वारा कौन कौन से मत जो है इस संबंध में दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात आती है प्लेटो की। तो इनका समय 427 से 347 ईसा पूर्व है। तो ये जो थे वो प्रत्ययवादी दार्शनिक है। इनके अनुसार यह दृश्यमान जगत प्रत्यय का अनुकरण है। प्लेटो कविता को कला मानते हैं और यह कला मूल आदर्श जो कि वास्तविक तथ्य है जो यथावत प्रस्तुत ना कर उसकी अनुकृति होती है। तो प्लेटो जो है अनुकरण की बात करते हैं और इस प्रकार कला मनुष्य को सत्य से दुगना दूर ले जाती है। प्लेटो की दृष्टि में दार्शनिक ही अनुकरणीय चरित्र की प्रतिष्ठा कर सकता है। राष्ट्र की उन्नति एवं दृढ़ता के लिए कविता जो है अविश्वसनीय है।
तो ये प्लेटो के द्वारा दी गई मान्यताएं हैं। अब बात करते हैं अरस्तु की। तो इनका समय है 384 से लेकर 322 ईसा पूर्व। ये जो थे वो प्लेटो के शिष्य थे। इनका लेखन तथ्यपरक तथा सूक्ष्म निरीक्षण पर आधारित था। अरस्तु ने काव्य को विवेचन का मूल आधार बनाया है। अरस्तु ने कविता को विश्वव्यापी एवं चिरस्थायी सत्य का उद्घाटन करने वाली कला का दर्जा दिया। उन्होंने काव्य और कला को जो है सौंदर्यवादी दृष्टि से देखा है। अरस्तु ने काव्य का उद्देश्य आनंद और सुखानुभूति माना है। उनके अनुसार मनोवेगों का उत्तेजन उनके विरेचन में सहायक होता है। इनसे अनुकरण शुद्ध होता है और स्वयं के कष्टों के अवसर पर मनुष्य मानसिक रूप से स्वस्थ बना रहता है। तो ये जो है इनकी काव्य के संबंध में इनकी मान्यताएं थी। इनके द्वारा जो दूसरा सिद्धांत दिया गया था वो था त्रासदी का। विरेचन का सिद्धांत है, फिर इनके द्वारा त्रासदी का सिद्धांत है। तो त्रासदी कार्य व्यापार का अनुकरण है। त्रासदी के तत्व क्या है? कथानक, कार्य व्यापार, चरित्र योजना, पदावली, दृश्य विधान, विचार और गीत। इन 6 तत्वों में तो उनके द्वारा त्रासदी के कितने तत्व बताए गए हैं? 6। तो इसमें उन्होंने कथानक और कार्य व्यापार को जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इन 6 में से इन 2 को महत्वपूर्ण दिया है। और त्रासदी के तत्व के ऊपर मैंने आप सभी को वीडियो बना के दे दिया था, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को, और लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो इनके बारे में विस्तार पूर्वक आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अगले जो कवि हैं वो है होरेस। इनका समय है 65 से लेके 8 ईसा पूर्व तक। तो होरेस के विचार अरस्तु के समान ही हैं। वे काव्य को अनुकरणात्मक कथा मानते हैं। काव्य का प्रयोजन सुखानुभूति के साथ शिक्षा प्रदान करना भी है। तो जो इन्होंने है, जहाँ पे प्लेटो ने शिक्षा का माना है, वहीं पे अरस्तु ने सुख के अनुभव आनंद को माना है, और होरेस ने इन दोनों के बीच का रास्ता, इन दोनों को ही महत्वपूर्ण माना है। जिस प्रकार सुपरिचित शब्द समुचित विन्यास के आकर्षण की विलक्षण शक्ति ग्रहण कर लेते हैं, उसी प्रकार रचयिता के विचित्र भाव भूमि की अभिव्यक्ति के लिए अपरिचित शब्द ही लुभावने प्रतीत होते हैं। तो औचित्य को काव्य रचना का प्रधान गुण जो है अरस्तु के द्वारा माना गया। अगले जो कवि हैं वो है क्विंटिलियन। इनका समय है 95 ईसा पूर्व से 35 ईसा पूर्व तक। तो ये जो है रोमन कवि है, साहित्य और भाषा शास्त्री है। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है इंस्टिट्यूटियो ओरे तितोरियो। तो ये रोमन के ग्रंथों के नाम हैं, तो इसलिए बोलने में थोड़ा अलग ही पड़ जाता है, और जिसका हिंदी में अर्थ है वक्ता की शिक्षा। तो इनकी आलोचना में भाषण शास्त्र के तत्वों का प्रभाव देखने को मिलता है। गद्य रचना के लिए लेखक को एक विशिष्ट भाषा का प्रयोग करना होता है, जो जनता की भाषा की अपेक्षा अधिक कुशल एवं संबद्धता से युक्त हो। लाक्षणिक रूप में प्रयुक्त शब्द उस अर्थ से भिन्न अर्थ द्योतित करता है जो उसके साधारण प्रयोग पर अशिक्षित है। शैलीगत मनोहारिता लाने के लिए उपमा, रूपक और वक्रोक्ति अलंकारों के प्रयोग पर जोर देते हैं, और इनका जो सबसे विशिष्ट जो स्थान रहा है वो इन्होंने रूपक अलंकार को दिया है। वे जनता की भाषा से साहित्यिक भाषा की विशिष्टता सिद्ध करते हैं। उनके अनुसार ध्वनि, लय एवं संगीतात्मकता की दृष्टि रखते हुए वक्ता को जो है अपना शब्द चयन करना चाहिए। क्विंटिलियन द्वारा निर्दिष्ट एल्यूजन में भारतीय व्यंजना के संकेत छुपे हैं, क्योंकि एल्यूजन तथा शाब्दिक क्रिया का एल्गेरी यानी कि अन्योक्ति रूपक से घनिष्ठ संबंध है। तो ये जो है क्विंटिलियन की मान्यताएं थी। अब बात करते हैं लॉन्जाइनस की। तो इनका समय है 213 से 273 ईसा पूर्व तक।
तो ये जो है रोमांटिक आलोचना के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध कृति है पेरिप्सूस। इन्होंने अपने ग्रंथ में उदात्त के स्रोतों, उदात्त सृजन संबंधी बाधाओं और उदात्त के प्रभाव का जो है परिचय दिया हुआ है। इनका सिद्धांत ही उदात्तवाद है। काव्य का सर्वस्व है औदात्य। भाव का अकृत्रिम प्रकाशन ही उदात्तता का रहस्य है, जिससे दिव्य प्रेरणा के साथ लालित्यपूर्ण उन्माद का आस्वाद होता है। औदात्य प्रसाद एवं प्रभाव का वास्तविक उपस्थापक जो है इन्होंने माना है साहित्य में उदात्त तत्वों से आता है। इन्होंने जो है 5 तत्वों के नाम लिखे हैं। तो वो 5 कौन से तत्व है? तो महान विचारों के सोचने एवं ग्रहण करने की शक्ति, प्रबल एवं द्रुततर मनोवेग, शब्दालंकार का युक्ति प्रयोग, पद रचना, वाक्य शैली, और अगला है चमत्कार प्रसयन। तो ये प्रणयन, तो ये इनके द्वारा 5 तत्व जो है उदात्त के संबंध में कहे गए हैं। इनकी दृष्टि में बिंब विधान का जो प्रयोजन कवि के लिए है वही वक्ता के लिए नहीं है। तो दोनों के लिए अलग अलग इन्होंने प्रयोग किया है। अपनी पुस्तक में इन्होंने बताया है कि प्रश्न, विपर्यय, सार, पर्यायोक्ति, अतिशयोक्ति, रूपक आदि अलंकार के उदाहरण द्वारा बताया है कि उदात्त की निष्पत्ति में अलंकारों का योगदान है। तो ये सारे जो है आपके शास्त्रतावाद के संबंध में जो भी चिंतक हैं उनके नाम हैं। तो इन 5 के नाम आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। और इन्होंने क्या इस विषय में अपनी मान्यताएं दी है, इनकी जो काव्य संबंधी मान्यताएं हैं वही आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं पाश्चात्य साहित्य चिंतन में शास्त्रीयतावाद। इसमें क्या है? तो शास्त्रीयतावाद यूनान और रोम के 2 महाकवियों होमर और वर्जिल के बीच का काल है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि ये समय किसके बीच का है और किस देश का है? तो यूनान और रोम के बीच। और कौन से 2 महाकवियों के बीच का समय है? होमर और वर्जिल के। इसमें महाकाव्य और त्रासदी साहित्य की प्रमुख विधाएं बनकर आती है। यूनानी विचारकों का प्रभाव ही रोमन चिंतकों पर पड़ा है। ग्रीक रोमन प्रतिभाओं ने हर एक कला के क्षेत्र में अपनी रचनात्मक कलात्मक प्रतिमान जो है प्रस्तुत किया है। इनके युग को जो है क्लासिकल युग कहा गया है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। शास्त्रीयवाद को जो है क्लासिकल युग कहा है। उस युग में केवल वे अपने युग की मांग को पूरी करने वाली कलाकृतियों का ही निर्माण कर रहे थे। यही वह समय था जब साहित्य और कला ने सर्वाधिक ऊंचाइयों को ग्रहण किया। इस युग के प्रतिनिधि साहित्य रूपों में महाकाव्य, त्रासदी और गीति काव्य है। तो इस काव्य में ये चीज़ें जो है चली थी, महाकाव्य, त्रासदी और गीति काव्य साहित्य में। अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये शास्त्रीयतावाद क्या है? ये तो अपने पाश्चात्य में पढ़ा, अब भारतीय में क्या है? तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर इसकी संस्कृति और प्राचीन भारतीय इतिहास में इसका रूप उज्ज्वल है। इसमें वैदिक ग्रंथ रामायण महाभारत के अलावा कालिदास, बाण भट्ट, भवभूति, जायसी, सूर, तुलसी, गालिब, रविंद्रनाथ प्रसाद, निराला आदि की रचनाएं जो है सम्मिलित होती है। भारतीय साहित्य शास्त्रवादी पश्चिमी साहित्य से पुराना है। भारतीय साहित्य में शास्त्रवाद का आग्रह उस रूप में नहीं हुआ है जिस रूप में यूनानी या लैटिन साहित्य में रहा। भारतीय साहित्य लोक और शास्त्र तथा बुद्धि और हृदय के बीच समन्वय से रचित साहित्य है। तो ये भारतीय साहित्य में हो गया शास्त्रीयवाद। अब बात करते हैं इस संपूर्ण का निचोड़ शास्त्रीयतावाद के बारे में। तो शास्त्रीयवादी विचारधारा के निर्माण में यूनान, यूरोप की जीवन दृष्टि, सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला, मानव मूल्य और सृजनात्मकता का योगदान है। शास्त्रीयतावाद ज्ञान का संगठित रूप है। उसकी शैली वैज्ञानिक है जो आदि से अंत तक संयम, आत्मनियंत्रण एवं आत्माभिव्यक्त गरिमा से ओतप्रोत होती है। शास्त्रीयतावाद जो है मानव जीवन के सार्वभौम शाश्वत आयामों के चित्रण पर जोर देती है। शास्त्रीयतावादी विचारक, तो इसमें विचारकों में नाम है होमर, प्लेटो, अरस्तु, होरेस, क्विंटिलियन और लॉन्जाइनस। शास्त्रीयतावाद साहित्य अध्ययन की वस्तुपरक दृष्टि है जो जीवन की आदर्शीकृत
प्रतिरूपण में विश्वास करती है। यानी कि ये आपका यहाँ पे संपूर्ण टॉपिक शास्त्रीयतावाद जो है खत्म होता है। तो जैसे कि आपने शास्त्रीयतावाद की जो डेफिनेशन थी या इसका जो अर्थ था वो आपने देखा कि क्लासिक यानी कि साहित्य की जो उच्च साहित्य जो जिस काल में जो है निर्माण हुए हैं। तो ये जो चीज़ें थी ये देखिए आपका इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको याद रखनी है। इसमें किस चीज़ का वर्णन है, तो यूनान और रोम की जो संस्कृति, कला संस्कृति, सभ्यता है, इन सब का वर्णन हो गया। ये किन के बीच हुआ है, कौन से समय काल में, ये इम्पोर्टेंट हो गया है। इसके अंदर साहित्य को क्या महत्व मिला है, ये चीज़ हो गई है। इसके विचारक कौन सी हैं, तो ये कुछ इस संबंध में महत्वपूर्ण चीज़ें थी शास्त्रीयतावाद में। तो इसमें साहित्य अध्ययन की बात कही गई है। साहित्य अध्ययन के जो विचारकों की दृष्टि है साहित्य के संबंध में, काव्य के संबंध में, उनके बारे में बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है। सारे ही पॉइंट्स मैंने आप सभी को बता दिए हैं, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपके कोई क्वेरीज हो, कोई डाउट हो तो मेरा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।